हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के एक लेसन फोर्स के बारे में, बल के बारे में। आज की क्लास में हम देखेंगे बल, बल के प्रकार, बल के टाइप, इनकी डेफिनेशंस वो भी इजीली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बल की डेफिनेशन लोग देख लेते हैं कि बल होता क्या है। तो किसी वस्तु पर लगाया गया वह धक्का या खींच है जो उसे स्थिर अवस्था या गति की अवस्था में गति की दिशा में या वेग या आकार में बदल सकता है, परिवर्तन करता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर वस्तु की दिशा या आकार में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वह बल कहलाता है। जैसे मैं एक बॉल लिया हूँ, बॉल को अगर मैं टेबल पे रखा हूँ, ठीक है, अगर बॉल हल्की है तो मैं धक्का दूंगा तो वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी, इसका मतलब उस पर मैंने बल लगाया। दूसरा ये भी कंडीशन होता है कि बॉल बहुत अगर बड़ी सी हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी हो और वो आयरन की बनी हुई है और इतनी भी वजन है कि मैं उसको धक्का दे रहा हूँ और वो आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या मैंने उसे बल नहीं लगाया? मैंने बल लगाया, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन हम जो उस पर फोर्स लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो सिंपल हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पे लगकर वस्तु की दिशा या आकार में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। ठीक है। बल में दो तरह की परिवर्तन होते हैं, या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है या फिर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, या तो उसकी दिशा में परिवर्तन होगा या तो आकार में परिवर्तन होगा। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लग करके वस्तु की दिशा या आकार में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, उसको क्या कहते हैं? बल कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स की हम बात करें कि बल की विशेषता क्या होती है, तो पहली क्वालिटी होती है कि ये क्या है? वेक्टर स्केल है। क्या है? वेक्टर स्केल है। सॉरी, ये क्या होती है? वेक्टर स्केल होती है। मतलब कि बल में परिमाण और वो दिशा दोनों होती है। ये एक सदिशता आती है कि सदिश क्या? जैसे कि कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है जिसके अगर मैं बल लगा रहा हूँ तो ये वस्तु कहाँ जाएगी? बल की दिशा में ही जाएगी ना। तो कहने का मतलब बल की एक अपनी दिशा होती है और जिसकी अपनी एक दिशा होती है उसको हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशि। सदिश राशि जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो बल एक क्या है? सदिश राशि, मीन वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, इसको नापते किसमें है? तो इसको हम न्यूटन में नापते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है? मतलब मेजरमेंट यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो इसको हम न्यूटन में नापते हैं। दूसरा फार्मूला कहता है F बराबर एम ए। क्या होता है? F बराबर एम ए, ये इसका फार्मूला होता है, जहाँ पे हम फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन से भी जानते हैं। जहाँ पे m क्या होता है? मास। ए बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और m मतलब मास, मतलब कि द्रव्यमान कहते हैं। तो हिंदी में कहते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये तीनों चीजें आपको बल के बारे में जाननी चाहिए, बेसिक है। तो फटाफट हम लोग इसको थोड़ा सा रिविजन टाइप का ले लेते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर किसी वस्तु पे फोर्स लगता है या हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो कि एक फोर्स लगाने पे? तो पहला, मोशन कंट्रोल। फोर्स से हम किसी वस्तु के मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसको फोर्स लगा करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के पहला तो हम उसके मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको रोक सकते हैं। दूसरा, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उस पर हम फोर्स लगा के उसको मोशन को भी तो दे सकते हैं, उसमें मोशन भी तो पैदा कर सकते हैं। तो पहला फोर्स क्या करती है? मोशन को कंट्रोल करती है। मतलब किसी स्थित वस्तु में गति देने के लिए या किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए भी क्या होता है? फोर्स काम करता है। दूसरा, स्पीड चेंजिंग। जैसे कि कोई चीज धीरे धीरे चल रही है, मान लेते हैं आप साइकिल ही धीरे धीरे चला रहे हो, आप पैडल आप धीरे धीरे मार रहे हो तो साइकिल धीरे धीरे चलेगी, लेकिन जैसे ही आप उस पे फोर्स, पैडल पे फोर्स ज्यादा देंगे तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो स्पीड भी चेंज कौन करता है? फोर्स करता है। चेंज इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज करने का काम कौन करता है? फोर्स करता है। जैसे कोई चीज इधर से चल के आ रही है आपके साइड, आप यहाँ पे एक पॉइंट पे खड़े हो, इधर से चल के आ रही है, आप अगर थोड़ा सा इसको डायरेक्शन दे दोगे तो वो इधर भी जाने लग सकती है कि नहीं? तो हाँ, तो ये किस चीज से हुआ? आपने उस पर क्या लगाया? फोर्स लगाया ना, बल लगाया ना। तो बल क्या करता है? डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। नेक्स्ट है शेप चेंज करना। बल आकार भी बदलता है। जैसे एक स्पंजी बॉल हम लेते हैं जो कि एक्सरसाइज करने के लिए बॉल यूज होती है, उसको अगर हम फोर्स लगाएं तो उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं? वो मतलब कि दब सकते हैं कि नहीं?
कुछ दब सकती है। तो इसको हम कहते हैं बल का प्रभाव। मतलब बल क्या-क्या कर सकता है? तो बल मोशन को कंट्रोल कर सकता है, बल स्पीड प्रोवाइड कर सकता है, बल डायरेक्शन मीन दिशा दे सकता है और बल शेप को भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, बदल सकता है। टाइप ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक 2 पार्ट में फोर्स को बाँटा जाता है। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है? कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कुछ ऐसे बल होते हैं जो कि एक दूसरे के संपर्क में आके काम करते हैं, तो इस तरह के बल को हम क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। कुछ बल ऐसे होते हैं जो बिना संपर्क में आए ही काम करने लगते हैं, तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। जैसे एक पत्थर अगर रास्ते पे रखा गया है, तो आप उसको बिना टच किए उसको हटा नहीं सकते हो। बिना टच किए आप उसको हटा नहीं सकते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? संपर्क बल। क्यों? क्योंकि वस्तु के संपर्क में आप आए तभी वो बल काम किया ना, तो इस तरह के बल को हम कहेंगे संपर्क बल। कुछ बल ऐसे भी होते हैं जो कि एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं और बिना संपर्क में आए ही काम कर देते हैं। जैसे हम ले लेते हैं चुंबक। अगर आप एक चुंबक को और एक लोहे को ले लो या 2 चुंबक को ही ले लो, तो जैसे हम 2 चुंबक को लेते हैं, एक का नॉर्थ पोल, साउथ पोल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं जैसे एक चुंबक को दूसरे चुंबक के जब पास लेके जाऊँगा, तो ये पहला वाला चुंबक दूसरे वाले चुंबक को या तो खींचेगा या तो उसको दूर ढकेलता जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से टच तो नहीं है, लेकिन उसपे एक बल कार्य कर रहा है कि नहीं? तो इस तरह से बल या तो एक दूसरे के संपर्क पे आने पे काम करते हैं या तो एक दूसरे से दूर से ही काम कर लेते हैं। जो बल एक दूसरे के संपर्क में आने पे काम करते हैं उसको हम संपर्क बल या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। कुछ बल ऐसे होते हैं जो कि बिना संपर्क में आए ही काम कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? असंपर्क बल या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। उधर से खुला लम्बी आ जा। संपर्क बल की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे बल जो तभी लगते हैं जब वस्तु आपस में संपर्क में होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। दूसरा असंपर्क बल क्या होता है? वह बल जो बिना संपर्क में आए एक दूसरे से दूरी पर ही कार्य करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? असंपर्क बल। संपर्क बल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फ्रिक्शनल या घर्षण बल, सामान्य बल, नॉर्मल बल। अच्छा, सामान्य बल को मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ, बता देता हूँ थोड़ा-सा। जब कोई वस्तु स्थित में होती है, तो उसके ऊपर की तरफ भी एक बल कार्य करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सामान्य बल कहते हैं। नेक्स्ट तनाव बल। जैसे कोई चीज़ जब तनी होती है, किसी चीज़ को तानने के लिए भी तो उसको छूने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो जो वस्तु किसी के तनाव में काम करती है उसको वो तनाव बल कहते हैं, टेंशन कहते हैं। स्प्रिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स मतलब पेशीय बल कहते हैं, ठीक है? इस पे तो स्पेशली आपको घर्षण बल और पेशी बल ही पढ़ना है, लेकिन बाकी की भी जो टाइप ऑफ संपर्क बल हैं उसको आप थोड़ा-सा याद कर लीजिएगा। वहीं असंपर्क बल की बात करें तो ये मेजर टाइप के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर विद्युत बल। तो इतने तरह के आपके कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं और ये वाले आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, जिनके टाइप्स को आपको याद रखना है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि पहला हम लोग का क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स ही था। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब 2 वस्तुएँ संपर्क में रहती हैं, तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। इसको बना लीजिएगा, घर्षण बल कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु, 2 वस्तु है या वो अगर संपर्क में, जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक कोई लकड़ी है, वो किसी सरफेस पे रखी गई है, ठीक है? किसी सरफेस पे रखी गई है, किसी ज़मीन पे, किसी भी सरफेस पे रखी गई है। तो अगर ये दूसरे अगर गति कर रही हैं या गति नहीं कर रही हैं, तो दोनों दिशाओं में इनके बीच में एक बल कार्य कर रहा होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? घर्षण बल कहते हैं, ठीक है? ये हरदम वस्तु की गति की दिशा के विपरीत काम करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये जानते रहिए कि घर्षण बल हरदम वस्तु के दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए कि जब 2 वस्तुएं संपर्क में रहती हैं, तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। इसको घर्षण लिख लीजिएगा, घर्षण बल कहते हैं। जैसे मेज पर रखी किताब को सरकाना, सरकाना भी क्या होता है? घर्षण बल ही है। जब मेज पे किताब रही होगी तो भी इस पे एक घर्षण बल काम कर रहा होगा। ये अलग टाइप का घर्षण बल होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसको हम कहते हैं। और जब कोई वस्तु चल रही होगी तो भी उसमें एक बल कार्य कर रहा होगा, जिसको हम एक टाइप का कहते हैं, जिसको हम या तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं या रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि घर्षण बल की परिभाषा क्या होती है और घर्षण बल के प्रकार भी आपको देखने हैं, ठीक है?
तो पहला प्रकार आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम स्थैतिक घर्षण बल के नाम से जानते हैं। वस्तु को स्थित अवस्था में रहने देता है, मतलब वह बल, इसको आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि वह बल जो किसी वस्तु की स्थिति की अवस्था में काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल। मतलब ऐसा घर्षण बल जो किसी वस्तु की स्थिति की अवस्था में काम करता है, मीन जब कोई वस्तु स्थिर होती है तो उस अवस्था में जो बल कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल। वही रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मतलब कि घूर्णन घर्षण क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक बॉल ले लिया हमने, एक बॉल जब मैं लुढ़काता हूँ बॉल को तो ये कैसे जाएगी, ऐसे लुढ़कते लुढ़कते ही आगे बढ़ेगी ना, लुढ़कते लुढ़कते लुढ़कते। तो लुढ़कते टाइम जब वो संपर्क में है तो वो भी तो उसमें एक घर्षण बल काम कर रहा होगा ना। हाँ, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि जब भी कोई वस्तु एक दूसरे के संपर्क में है तो उसमें एक घर्षण बल काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर रोल हो रहा है, मीन अगर लौटते हुए कोई चीज जा रही है तो भी तो उसमें एक घर्षण बल कर रहा होगा ना। हाँ, तो कर रहा है। तो इसी तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे कि घूर्णन घर्षण क्या होता है। जब कोई वस्तु लौटते हुए किसी तल के विपरीत गति करती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, पहिए जैसे घूमने वाली वस्तु की गति का विरोध करती है, इसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन घर्षण कहते हैं। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग स्लाइडिंग मतलब होता है सरकना। जैसे कोई वस्तु है, मान लेता हूँ कि एक मैं बर्फ का टुकड़ा ले लिया, उसको मैं एक जमीन पे क्या करता हूँ, फेंकता हूँ दूर। तो ये भी तो इस पे देखो ये रोल होते हुए नहीं जाएगी, लेकिन स्लिप करते हुए जाएगी कि नहीं, सरकते हुए आगे की तौर बढ़ेगी कि नहीं। तो जब कोई वस्तु गति की अवस्था में हो लेकिन वो सरक करके जब आगे बढ़े, स्लिप करके आगे बढ़े, तो उस तरह के घर्षण उस तरह में, उस कंडीशन में एक बल काम करता है जिसको हम किस तरह का घर्षण बल कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे गतिशील या सरकने वाला घर्षण इसे कहते हैं। वस्तु के सरकते समय विरोध करता है, किसके, उसकी गति का विरोध करता है। नेक्स्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे ये तीनों एग्जांपल जो मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन का दिया, रोलिंग फ्रिक्शन का दिया या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन का दिया, जिसको स्थैतिक घर्षण बल या घूर्णन घर्षण बल या सर्पीय घर्षण बल, इसको हम सर्पीय घर्षण बल कहते हैं। हाँ, सर्पीय घर्षण बल का दिया। ये जितने भी हमने एग्जांपल दिए इसमें दोनों चीजें क्या थी, ठोस ही थी। मतलब ऊपर का लकड़ी भी ठोस था, नीचे का वो भी ठोस था। तो क्या केवल ठोस में ही घर्षण बल काम करता है क्या, नहीं बेटा। केवल ठोस में ही नहीं, हर चीजों में घर्षण बल काम करता है, बस अगर उनके बीच में दो जो होते हैं सरफेस एक दूसरे से मिले हो तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर पानी है, ठीक है, अगर पानी है उसके ऊपर मैं ऑयल डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, ऑयल। तो उसमें भी तो एक घर्षण काम कर रहा होगा ना। लेकिन अगर ये मैं दोनों चीजों को देखूं तो दोनों ही क्या है, फ्लूइड है, दोनों ही क्या है, लिक्विड है ना। तो जब फ्लूइड के बीच में, दो ठोस के बीच में नहीं, दो सॉलिड के बीच में नहीं, बल्कि दो फ्लूइड के बीच में जब कोई घर्षण बल काम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग कहते हैं, या उसको हम त्वरण घर्षण या प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आप जानते रहिए। जैसे हवा के बीच में काम करने वाले घर्षण बल को हम क्या कहेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। या फिर लिक्विड से लिक्विड के बीच में भी जो फ्रिक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन ही कहेंगे। जैसे मैं कहूँ कि O2 और CO2 के बीच में किस तरह का घर्षण बल काम कर रहा हो, किस तरह का फ्रिक्शन काम करेगा, तो फ्लूइड फ्रिक्शन काम करेगा। जैसे मैं कह दूं वाटर और ऑयल, इनके बीच में किस तरह का काम करेगा, फ्रिक्शन, तो भी क्या करेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन ही काम करेगा। तो ये टाइप ऑफ फ्रिक्शन थे, मतलब कि घर्षण बल के प्रकार जो कि 4 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण, घूर्णन घर्षण जिसको हम लोटनीय घर्षण के भी नाम से जानते हैं, नाम जानते रहिए। ठीक है, पहला होता है स्थैतिक घर्षण, दूसरा होता है लोटनीय घर्षण, लोटनीय घर्षण या जिसको हम घूर्णन घर्षण भी कहते हैं। तीसरा होता है सर्पीय घर्षण या फिर इसको हम सरकने वाला घर्षण भी कहते हैं। और चौथा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। अगले पॉइंट में हम जाते हैं, नॉर्मल टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स क्या होते हैं। मतलब कि नॉर्मल बल, सामान्य बल किसको हम कहते हैं, वही टेंशन मीन तनाव बल किसको कहते हैं, और स्प्रिंग बल किसको कहते हैं। देखिए सामान्य बल जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा यहाँ पे हम रीडिंग लगा लेते हैं उसके बाद समझाते हैं तो अच्छा आपको समझ में आएगा। सामान्य बल वह बल है जो कोई सतह उस पर रखी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाती है और यह सतह के लंबवत होता है, या विराम की अवस्था में काम करने वाले बल को सामान्य बल या स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ये हरदम लंबवत
होते हैं, लगता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा कि विराम की अवस्था में किसी वस्तु पर काम करने वाले बल को सामान्य बल कहते हैं, या उसी को दूसरी भाषा में स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ये हरदम वस्तु के लंबवत रखा रहता है। जैसे किसी वस्तु को मैं मान लेता हूँ, मैं एक ईंट कहीं पे रखा हूँ, तो इसमें भी तो एक बल काम कर रहा होगा ना, घर्षण बल तो नीचे की तरफ काम कर ही रहा होगा, ठीक है? लेकिन एक नॉर्मल बल भी इस पे काम कर रहा होगा, जो कि इसके ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है? तो ऊपर की तरफ काम करने वाले बल को हम क्या कहते हैं कि हम सामान्य बल या नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है? किसी वस्तु के लंबवत परपेंडिकुलर जो फोर्स काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। टेंशन क्या होता है? टेंशन का मतलब ये होता है तनाव, ठीक है? तनाव। जैसे जब कोई वस्तु तनी हुई होती है, तो भी तो उसपे एक बल काम करता है ना? जैसे किसी चीज़ को, किसी रबर को ही आप खींच के रखे हो, तो भी तो उसपे बल काम करता है ना? तो इस तरह के बल को हम क्या कहते हैं? टेंशन या तनाव बल कहते हैं। तनाव वह खिंचाव बल है जो रस्सी, डोरी या तार में तब उत्पन्न होता है जब उसे कसकर खींचा जाता है। मतलब खिंचाव की स्थिति में काम करने वाले बल को तनाव बल कहते हैं। स्प्रिंग बल सिंपल है, जैसा कि नाम से लग रहा है कि स्प्रिंग की तरह लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग बल कहते हैं। स्प्रिंग बल वह प्रत्यास्था बल है जो खींचे या दबे हुए स्प्रिंग द्वारा लगाया जाता है ताकि वह अपनी मूल अवस्था में लौट आए, ठीक है? स्प्रिंग बल बस स्प्रिंग पे ही काम नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि जैसे रबर है, रबर को आप खींच के बस पकड़े रहोगे, तो इस पे एक बल काम करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? टेंशन कहेंगे। लेकिन हम तो उसको खींच के रखे हैं, तो हम इस पे टेंशन बल काम करा रहे हैं, ठीक है? तनाव काम कर रहा है। लेकिन ये भी तो एक बल लगा रहा है ना, कि वो उसको अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाए, रगड़ कर मतलब कि अपने हम लोगों को खींच रहा है, हमारे हाथ को खींच रहा होगा कि मैं अपने वाली पहले वाली स्थिति में आ जाऊँ। तो ये जो बल काम करा रहा होगा, इसको हम क्या कहेंगे? स्प्रिंग बल कहेंगे। मतलब कि कोई भी वस्तु अपने पूर्व स्थिति में आने के लिए जो बल लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग बल कहते हैं, ठीक है? तो जो मैं बोल रहा हूँ, ये डेफिनिशन लर्न कर लेना कि वह बल जिसे कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए लगाती है, उसको हम स्प्रिंग बल कहते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं अप्लाइड या मस्कुलर फोर्स क्या होते हैं, ठीक है? परिभाषा देख लीजिए। अभी जितने भी हैं हम लोग संपर्क बल की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बल के 2 प्रकार होते हैं, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल। तो ये सारे भी संपर्क बल वाले ही बात कर रहे हैं हम लोग। घर्षण हो गया, नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, वहीं हम लोग जितनी भी टाइप ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं वो सब संपर्क बल है। अभी हम आगे असंपर्क बल के बारे में देखेंगे। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जैसा कि हमको पता है कि हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स कहते हैं। हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स कहते हैं, या फिर पेशीय बल कहते हैं, ठीक है? जैसे दरवाजा है, दरवाजे को मैं खोल रहा हूँ, तो मैं अपनी बॉडी के ही तो मसल्स के पावर से तो खोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा? मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। किसी चीज़ को मैं धक्का दे रहा हूँ अगर, तो अपनी मांसपेशियों के ही फोर्स से तो दे रहा हूँ ना, तो इसको भी क्या कहा जाएगा? मस्कुलर फोर्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा ये वाले डेफिनिशन देखिएगा। पेशी बल वह बल है जो मनुष्य या पशु की मांसपेशियों से उत्पन्न होता है। शॉर्ट में मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ, अगर आप उसको नोट डाउन करोगे तो वो आपके लिए बेटर होगा, और वो एक थोड़ा अट्रैक्टिव डेफिनेशन भी बन जाएगा। तो आप ऐसे लिखिएगा कि पेशी बल वह बल है जो कि हमारे मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है? या किसी भी जीव की मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल है, कुर्सी को धक्का देना, हम मांसपेशियों से ही तो धक्का देंगे ना। बैग उठाना अपनी मांसपेशियों से ही उठाएँगे। बैलगाड़ी खींचते हुए जो बैल है बैलगाड़ी को खींच रहा है, तो वो भी क्या अपनी मांसपेशियों का यूज़ कर रहा है। तो इन सभी टाइप ऑफ फोर्स को, बल को हम क्या कहेंगे? पेशीय बल या फिर मस्कुलर फोर्स कहेंगे। अब है ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फोर्स। जैसा कि हम सबको पता है कि जो ग्रेविटेशनल या फिर मैग्नेटिक फोर्स है, ये किस तरह के फोर्स हैं? ये आपके नॉन काउंटेबल फोर्स हैं। काउंटेबल फोर्स तो हो गए, ये नॉन काउंटेबल फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पे बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे अगर आप देखें, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो धरती उसको खींच के नीचे लाती है कि नहीं? तो अगर आप देखेंगे तो ये बॉल और ये जो धरती है, अर्थ, एक दूसरे के संपर्क में है नहीं है, लेकिन फिर भी एक उनके बीच में बल कार्य कर रहा है कि नहीं? हाँ, कर रहा है। तो इस तरह के बल को जो एक दूसरे के संपर्क में ना हो, फिर भी उनके बीच में जब बल कार्य करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं?
नॉन कांटेक्ट फोर्स या असंपर्क बल। उन्हीं में से एक एग्जांपल है पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका नेक्स्ट जो लेसन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का ही होगा। तो यहाँ पे हम बेसिक बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ठीक है, बस आपको एग्जांपल नहीं याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब असंपर्क बल का एक उदाहरण है, इतना ही यहाँ पे याद रखना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल वह आकर्षण बल है जो पृथ्वी या कोई भी भारी पिंड वस्तु को अपनी ओर खींचने में लगाता है। मतलब कि वह बल जिससे कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींचने में प्रयोग करता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे पेड़ से सेब का गिरना भी उदाहरण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का, क्योंकि अर्थ सेब को खींची होगी तभी तो वो गिरा है ना। तो ये भी क्या है, असंपर्क बल का उदाहरण है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। दूसरा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, मान लेते हैं ये सूर्य है, हमारी पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है। तो क्यों घूम रही है, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी को अंदर की तरफ खींचे रखा हुआ है, इसलिए हमारी पृथ्वी घूम रही है, नहीं तो कहीं और जाके घूमने लगती है, इधर 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 कहीं और चली जाती है। ठीक है। दूसरा है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेट से द्वारा लगाए गए बल को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। देख लीजिए, चुंबकीय बल वह बल है जो एक चुंबक दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल पर लगाता है। ठीक है। चुंबक के लोहों की कील को खींचना, जैसे एक चुंबक होता है उससे हम कील को खींचते हैं कि नहीं, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, चुंबकीय बल का है। दो चुंबकों के समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। हाँ, ये हम लोग बाद में बात करेंगे चुंबक वाले लेसन में, बस ये जानते रहिए कि अगर दो चुंबक हैं, मान लेते हैं एक ये चुंबक है, ये एक चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो ये दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे कि कभी भी टच नहीं होंगे, एक दूसरे से दूर ही भागेंगे, क्योंकि समान जो ध्रुव होगा, पोल होगा, वो कभी भी सकते नहीं है। अब मैं दूसरा चुंबक, इसी चुंबक को उल्टा कर लूंगा, मतलब कि इधर नॉर्थ है, इधर क्या कर दूं, साउथ, और इस वाले को जैसा है वैसा ही रखूं, इसको नॉर्थ है इसको साउथ। तो अब नॉर्थ और साउथ वाले हो गए कि नहीं, तो अब ये तुरंत ही क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और चिपक जाएंगे। ये वाले नहीं चिपकेंगे और ये वाले क्या होंगे, चिपकेंगे। इससे जितना भी इसको पास लेते जाओगे, ये वाला उतना दूर भागता जाएगा, हम कभी भी चिपकेगा नहीं। अगली स्लाइड में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, ये भी एक असंपर्क बल का उदाहरण है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये होता क्या है, विद्युत बल वह बल है जो दो विद्युत आवेश वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के रूप में कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत बल। मतलब विद्युत के द्वारा लगाए गए या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के द्वारा, विद्युत को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही तो होता है विद्युत में ना, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन द्वारा लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। जैसे हम बचपन में खेलते थे, अपनी छोटे छोटे पेजेस को फाड़ लेते थे, यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, छोटे छोटे पेजेस को फाड़ लेते हैं, फिर अपने फीट को, इंसिल को रगड़ते थे अपने बाल में। जब फ्रिक्शन में यहाँ पे घर्षण पैदा हो जाता था, तो हम वो छोटे छोटे बाल के ऊपर जब इंसिल को ले जाते थे, तो हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल होते थे वो इंसिल में सट जाते थे। ये रीजन क्या था, क्योंकि एक तो क्या था, एक एक जो होता वो इलेक्ट्रॉन में था, ठीक है, और दूसरे में क्या होता है, प्रोटॉन हो जाता है, और इसीलिए इनके बीच में क्या होता है कि घर्षण मतलब कि अट्रैक्शन काम करता है। तो आप विद्युत बल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। कह रहा है कि यहाँ देख लीजिए, रगड़ी हुई प्लास्टिक की स्केल का कागज के छोटे छोटे टुकड़ों का खींचना भी किसका एग्जाम्पल है, घर्षण मतलब कि विद्युत बल का एग्जाम्पल है। पूछेगा कि जब हम किसी फीट को रगड़ करके छोटे छोटे कागज के पास लेके जाते हैं, तो वो एक दूसरे को क्यों खींच लेते हैं, किस बल के कारण खींच लेते हैं, तो विद्युत बल के द्वारा खींचते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो हेलो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम बात करने वाले हैं फोर्स मीन बल और इक्विलिब्रियम मीन संतुलन के बारे में। संतुलन, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है बल लेशन का, फोर्स लेशन का। तो इसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। पहले संतुलन के बारे में बात करें तो संतुलित और असंतुलित बल होते क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे
अगर कोई वस्तु यहाँ पे स्थिर है, मैं इस पे अगर बल लगा रहा हूँ और बल अपनी प्रारंभिक स्थिति से थोड़ा भी आगे पीछे नहीं हो रही है, ना तो इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, ना तो इसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, मीन ना तो ये गति कर रही है, ना तो इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो इस तरह के बल को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल। ठीक है। और दूसरा, एक वस्तु है जिस पे मैंने बल लगाया और बल अपने जो वस्तु है अपनी प्रारंभिक जगह से कहीं आगे बढ़ गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? असंतुलित बल। चलिए, समझ में तो आ गया होगा, डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि किसी वस्तु पे लगाए गए बल का परिमाप अगर शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं, अर्थात वस्तु के आकार और गति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। मीन अगर किसी वस्तु पे लगाए गए परिमाप बल के परिमाप का मान, परिमाप यहाँ लिखेंगे। ठीक है। परिमाप का मान अगर शून्य है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। मतलब अगर किसी वस्तु पे मैंने भार लगाया और वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब कि मैंने धक्का दिया लेकिन धक्का नहीं लगा, उस पे वो जहाँ है वहीं पे रुकी हुई है, तो उस तरह के बल को हम संतुलित बल कहेंगे। दूसरा, असंतुलित बल, जैसे किसी वस्तु पे लगाया गया बल का परिमाप अगर शून्य न हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं, तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। ध्यान दीजिए, उसको क्या कहते हैं? असंतुलित बल। मतलब कि किसी वस्तु पे मैंने धक्का लगाया और वो वस्तु सरक करके थोड़ी सी आगे चली गई, तो इस तरह के बल को क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है। मीन धक्का देने पे अगर वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो संतुलित बल है। मतलब संतुलित बल का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ये मान लेता हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट पे धक्का दे रहा हूँ, तो जब मैं इसको धक्का दे रहा हूँ तो ये अगर आगे नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जितना फोर्स मैंने इस पे लगाया, मैं मान लेता हूँ कि 10 न्यूटन का फोर्स मैंने इस पे लगाया, तो इसका मतलब है कि जितना बल मैं इस पे लगा रहा हूँ उतना ही बल ये मुझ पे भी लगा रही है, इसलिए दोनों का बल क्या है? संतुलित है, मतलब कि बराबर है। तो जब बराबर होगी, मैं जितना बल मैं इस पे लगा रहा हूँ उतना ही बल ये भी मुझ पे लगा रही है, तो कभी भी वस्तु के स्थान में और आकार में परिवर्तन होगा नहीं, तो इस तरह के बल को हम क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। वहीं अगर मैं हूँ और दूसरा एक वस्तु है, मैं अब 20 न्यूटन का मेरे पास पावर बढ़ गया, मैं 20 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ और ये बेचारा 10 न्यूटन का ही बल लगा रहा है, तो अब मेरा बल ज्यादा है कि नहीं है ना? तो इसलिए जब अब मैं बल लगाऊंगा तो वस्तु क्या हो जाएगी? अपने आगे की तरफ, इधर की तरफ मूव कर जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? असंतुलित बल। मतलब कि इसमें तो इसका इसके बल का संतुलन था, बराबर था, तो संतुलित बल कहा गया, लेकिन इसमें इसके बल और इसके बल दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए इस यहाँ पे क्या कहा जाएगा? असंतुलित बल कहा जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि इस सेशन का डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा जाता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है। ठीक है। अभिकेंद्रक बल क्या होता है? तो यहीं पे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। जब कोई वस्तु किसी मतलब कि वृत्त के चारों तरफ, वृत्तीय मार्ग के चारों तरफ घूमती है, तो उस पे दो बल कार्य करते हैं। एक केंद्र के अंदर की तरफ कार्य करता है, जिसे हम अभिकेंद्रक बल कहते हैं, और दूसरा केंद्र के बाहर की तरफ उस वस्तु को खींचने का प्रयास करता है, जिसे हम, ठीक है, अपकेंद्रक बल कहते हैं। तो यहाँ पे अभिकेंद्रक और अपकेंद्रक बल को आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे कि अभिकेंद्रक हरदम केंद्र के अंदर की तरफ काम करेगा और अपकेंद्रक हरदम केंद्र के बाहर की तरफ काम करेगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अभिकेंद्रक बल वह बल है जो वृत्तीय पथ पर गति कर रहे पिंड पर कार्य करता है और वृत्त के केंद्र की ओर लगाया जाता है। कोई भी दुनिया की चीज अगर वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो उसके उस पे एक बल केंद्र की तरफ कार्य कर रहा होगा, जिसे हम अभिकेंद्रक बल कहेंगे। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है, तो कैसे घूम लेती है? क्योंकि पृथ्वी पर एक बल काम कर रहा होता है जो कि पृथ्वी को सूर्य की, मतलब सूर्य के केंद्र में है ना, तो उसकी तरफ खींच के रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रक बल कहते हैं। वही एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स का यहाँ पे देख लीजिए। जैसे डोरी से बांध के पत्थर को गोल गोल घुमाने पे डोरी में लगने वाला बल, जैसे हम डोरी में बांध के पत्थर को घुमा रहे हैं, खूब घुमा रहे हैं, तो वो दूर तो जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मैंने उससे एक बल लगा के रखा है जिससे कि वो मेरे हाथ में पकड़ा ही गया है। तो जब तक पकड़ा रहूंगा तब तक वो कहीं दूर जाने वाला नहीं है। तो जो बल मैं उसको केंद्र से दे रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, पकड़े हुए हूँ, उस बल को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा, वो वाला बल जो उसको बाहर की तरफ खींच रहा होगा, वो खींच के लेके चला जाएगा, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब
कि अपकेंद्रक बल, तो बाहर की तरफ जो बल उसको खींच रहा था उसको अपकेंद्रक बल कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, और जो उसको अंदर की तरफ खींच रहा था उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहेंगे या फिर अभिकेंद्रक बल कहेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे ये पहला देख लीजिएगा। वही दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, सूर्य के चारों ओर ग्रह की परिक्रमा में बनाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह है ना, घूमते रहते हैं, तो ये भी किस रीजन से घूम रहे होते हैं, बस और बस एक ही रीजन से, सेंट्रिक पेटल फोर्स से। सेंट्री अपकेंद्रक बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी वस्तु केंद्र एक किसी भी सेंटर के चारों तरफ एक वृत्तीय मार्ग की अगर गति कर रही है तो उस पर दो बल काम करेंगे। एक तो अंदर की तरफ जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, अभिकेंद्रक बल उसको कहेंगे, और एक बाहर की तरफ भी काम करेगा जिससे जिसको हम क्या नाम देंगे, अपकेंद्रक बल कहते हैं। ठीक है, बस ये दोनों में अंतर होता है। डेफिनेशन आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा लिख सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, हर डेफिनेशन, हर पॉइंट की डेफिनेशन आपको तैयार होनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है, इस लेसन को पूरी अच्छे तरीके से समझना है, फिजिक्स को एक मतलब कि अंडरस्टैंडेबल सब्जेक्ट बनाना है, देन यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल द डेफिनेशन इन द इजी नोट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जब कार तेज मोड़ लेती है तो यात्री बाहर की ओर धकेले जाने का अनुभव करते हैं। ठीक है, जैसे हम झलुआ लुआ पे देखियो, गोल गोल वाले झूला जो होता है उस पर हम बैठे रहते हैं, तो जब झूला धीरे धीरे घूमता है तो हम रुके रहते हैं, लेकिन जैसे ही झूला तेज होता है हम दूर की तरफ जाने लगते हैं कि नहीं, दूर जाने लगते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करना होता है। वॉशिंग मशीन भी, हाँ, बहुत ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग मशीन किस थ्योरी पे काम करती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है, ये ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि जब किसी भी मोड़ पे कोई बस या कार घूमती है तो यात्री बाहर की तरफ क्यों झुक जाते हैं, बगल की तरफ क्यों झुक जाते हैं, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रीजन से। दूसरा, वॉशिंग मशीन किस थियरी पे काम करती है, तो भी वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है। अगला, बलाघूर्ण क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि जब किसी वस्तु को मैं एक डोरी से बांध के, किसी वस्तु को एक डोरी से बांध कर ही, मान लेते हैं यहाँ पे मैं इस चीज को पकड़े हुआ हूँ, ठीक है, जब नचा रहा हूँ तो इसके बीच में एक इस पे एक बल कार्य कर रहा होगा कि नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा, बल आघूर्ण या टार्क किसी वस्तु के बारे में किसी वस्तु पर बल द्वारा उत्पन्न घूर्णन प्रभाव है, मतलब इसे बल और उस बल की रेखा तक के लंबवत दूरी के गुणनफल के रूप में माना जाता है। बस आपको ये लर्न करना है क्योंकि इससे निम्नलिखित आते हैं, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, मतलब कि इसका बल कितना है, ये कितने न्यूटन का बल लगा रही है वो, और गुणे यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, इनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कि बल आघूर्ण कहते हैं। तो आप बल आघूर्ण का ऐसे भी फॉर्मूला बता सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा लगाए गए बल और वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या कहते, वस्तु के बीच की दूरी के गुणनफल को हम बलाघूर्ण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल और वस्तु के बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं। अगली पॉइंट है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया बहुत सारे, किसी बोल्ट को कसने पे ढीला करने के, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ये पूछता है कि किसी जैसे कोई पेच है, कोई कील है, ठीक है, जब हम उसको कसते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है, और जब हम उसको ढीला करते हैं तो वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है, तो क्यों जाता है, क्योंकि बल आघूर्ण के रीजन से जाता है। दरवाजा खोलना जब किनारे से धक्का दिया जाता है तो आसान होता है, लेकिन दरवाजा जहाँ जुड़ा होता है वहां से धक्का दिया जाता है तो वो कठिन होता है, ऐसा क्यों, तो ये भी रीजन क्या होता है, बल आघूर्ण के रीजन से, क्योंकि दूरी बढ़ने पे बल का मान क्या होता है, कम होता है। जैसे दरवाजा जितना चौड़ा होगा, अगर आप दूर से हैंडल देखेंगे ना, एक दरवाजा है तो उसके दूर हैंडल लगाया जाता है। कभी भी किसी दरवाजे में अगर दरवाजे का खोलने वाला पॉइंट यहाँ से है तो हैंडल बीच में या इस साइड नहीं लगाया जाता है, क्यों, क्या लगाया नहीं जा सकता है, कहीं नहीं, कहीं लगाया जा सकता है, लेकिन बीच में, और अगर जहाँ से दरवाजा दीवार से सटा हुआ है वहां से अगर लगाया जाएगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में बल बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन जब दीवार से दूर हैंडल लगाया जाता है तो आसानी से दरवाजा खुल जाता है। ये भी एग्जाम्पल किसका है, बलाघूर्ण का। कार की स्टीयरिंग या व्हील घुमाना, जैसे कि आप देखेंगे कि कार की स्टीयरिंग क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी बनाई जाती है ना,
एवरेज मतलब बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन बड़ी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसको घुमाने में आसानी होगी। अगर वहीं कार की स्टीयरिंग में बड़ी ना बनाकर एकदम छोटा-सा बना दूँ, सोच के देखो बस, एकदम छोटा-सा बना दो तो क्या मैं उसको प्रॉपर तरीके से घुमा पाऊँगा? नहीं, मुझे ऐसे पकड़ के घुमाना पड़ेगा और काफ़ी क्या होगा बल भी लगेगा और टाइम पे वो घूम भी नहीं पाएगी। तो ये सभी एग्ज़ाम्पल हैं क्या? बल आघूर्ण के एग्ज़ाम्पल हैं। अगला है संतुलन के प्रकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये संतुलन के प्रकार। ठीक है? पहले हम संतुलन को समझ लेते हैं कि संतुलन होता क्या है? मतलब कि संतुलन एक ऐसा गुण है, एक ऐसी क्वालिटी है, जिससे वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ एक रबर को। जैसे एक रबर को जब तक हम खींचे रहते हैं, तब तक तो वो खिंचाव में रहता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है कि नहीं? हाँ, आ जाता है। तो ये भी एक तरह का संतुलन है। दूसरा, अगर किसी वस्तु को मैं धक्का दूँ, जैसे कोई चीज़ है, उसपे मैं फ़ोर्स डालूँ, तो बल वहाँ तक तो गया, लेकिन उसके आगे भी थोड़ा जा सकता है कि नहीं? हाँ, जा सकता है। तो ये भी एक तरह का क्या है? संतुलन है। और तीसरा, अगर किसी वस्तु को मैं धक्का दूँ, तो वो तभी तक आगे बढ़े जब तक कि मैं उस पे धक्का लगा रहा हूँ, तो ये तीसरी तरह का संतुलन है। और इसी तरीके से 3 प्रकार के संतुलन हो जाते हैं। पहला होता है अस्थायी संतुलन, मतलब कि जब किसी वस्तु पे मैं बल लगाऊँ, ठीक है? जब तक किसी वस्तु पे मैं क्या करूँ बल लगाए रहूँ, तब तक वो तो उस अवस्था में रहे, लेकिन जैसे ही बल हटाऊँ वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, ठीक है? तो उसको हम क्या कहेंगे संतुलित बल। जैसे रबर को मैं खींच के रखा हूँ, रबर का खींचना, जब तक रबर को खींचे रहेंगे